हेलो बच्चे। लास्ट क्लास में हम लोग जो मैकेनिज्म में डिस्कस कर रहे थे, इवन सीबी का डिस्कशन हुआ था। उससे पहले हम लोगों ने इवन मैकेनिज्म देख लिया है, एलिमिनेशन में E2 देख लिया है, इवन सीबी देख लिया है, इवन सीबी थ्योरेटिकली देख लिया है। एंड देन सेटजेफ एंड हॉफमैन एलिमिनेशन के कंडीशंस क्या होते हैं इन E2 मैकेनिज्म, सेटजेफ हॉफमैन भी देख लिया था। सर्जेफ हॉफमैन का एक बार मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। इफ द लिविंग ग्रुप इज पुअर, अगर हमारा लिविंग ग्रुप पुअर है ना, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा E2 मैकेनिज्म कराने के दौरान, वो हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एंड इफ लिविंग ग्रुप इज गुड, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो E2 मैकेनिज्म के दौरान जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सर्जेफ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट विल बी सर्जेफ प्रोडक्ट, राइट। सो इसी पे बेस्ड मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेने वाला हूं एंड देन उस एग्जांपल के थ्रू कुछ प्रैक्टिकल्स डेटा दूंगा मैं आपको। डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल डेटा आपको याद नहीं रखने हैं, बट दैट प्रैक्टिकल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेफरेंस। वो रेफरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डेटा आप रेफर कर सकते हो बार बार, सो दैट आप लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सको, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ Sergeff and Hoffman elimination. For that, let's say I have a substrate CH2 hydrogen, अलग से मैं represent कर रहा हूँ. Then it is let's say CH2 CH. Let's say place it here CH and chlorine. Next one is CH. Place इधर भी हाइड्रोजन मैं अलग से दिखा देता हूँ. And the next one is CH, CS3, CS3. Let us say this is the substrate we have. ये हमारे पास substrate है और इसमें मैं एलिमिनेशन कराना चाहता हूँ। इसका मैं रिएक्शन करा देता हूँ किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और आपको बोल दिया जा रहा है मैकेनिज्म क्या होना है, E2 होना है। तो E2 मैकेनिज्म में एक चीज तो हमें पता है, कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ, आइदर इवन E2 और इवन CB, होता क्या है, जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। एडजेसेंट वाले कार्बन क्या होंगे, बीटा कार्बन होंगे। यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, तो मैं इसे बीटा 1 लिख देता हूँ और इसे बीटा 2 लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे बीटा 2 राइट लिविंग ग्रुप, बिकॉज मैं लिविंग ग्रुप का नेचर अभी चेंज करूंगा, लिविंग ग्रुप का नेचर चेंज करूंगा और आपको एक प्रैक्टिकल डेटा देने वाला हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बीटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड जनरेट कर देते हैं। तो वी आर हैविंग टू पॉसिबिलिटीज, आइदर मैं बीटा 1 से हाइड्रोजन कैप्चर कर सकता हूं या फिर बीटा 2 से हाइड्रोजन कैप्चर कर सकता हूं। अगर मैंने बीटा 1 से हाइड्रोजन कैप्चर किया हुआ है तो जो एल्कीन मिलेगा वो एल्कीन क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 then CH, CH3 and CH3, right? ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा इफ यू आर गोइंग टू कैप्चर हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा 1 कार्बन। अगर आप बीटा 2 कार्बन से हाइड्रोजन कैप्चर करते हो, बीटा 2 कार्बन से हाइड्रोजन कैप्चर करते हो, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट CH CH3 एंड CH3, राइट। ये दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ये केस में अगर मैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूं, तो फर्स्ट जो एल्कीन बना हुआ है इसके लिए वी आर हैविंग ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें। वाइल इन सेकेंड वन में अगर मैं देखूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन राइट साइड, सो देयर इज टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा था उस डेफिनेशन के बेसिस पे द एल्कीन which is having more number of alpha hydrogen that is known as Sergeff alkene, ये हमारा Sergeff alkene हो जाएगा और Sergeff प्रोडक्ट हो जाएगा। और जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे that alkene will be Hoffman alkene, right? That is our Hoffman alkene। ना अभी मैं अब क्या करूंगा, यही सेम रिएक्शन मुझे कैरी आउट कराने हैं और हमारे पास हमेशा दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, Sergeff हॉफमैन, दोनों पॉसिबल तो दोनों ही है और दोनों ही बन रहे होंगे। अब डिपेंड कर रहा है कि हमारा लिविंग ग्रुप कैसा होगा। अगर मैं लिविंग ग्रुप का नेचर चेंज करता जाऊंगा
तो इनके जो परसेंटेज अमाउंट है जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो परसेंटेज अमाउंट चेंज होता जाएगा। तो मैं अभी आपको एक टेबल फॉर्म करके दे रहा हूं, उसमें लिविंग ग्रुप एंड सेट-जेफ हॉफमैन का क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताऊंगा। कीपिंग द सबस्ट्रेट सेम, केवल आपको चेंज कहां करना है, केवल लिविंग ग्रुप को चेंज करना है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर मैं सेम रखूंगा, राइट। सो इसी सबस्ट्रेट में लेट अस चेंज द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिविंग ग्रुप लिख देता हूँ, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ सेट-जेफ एल्कीन, सेट-जेफ प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा होगा एंड हॉफमैन प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा होगा, राइट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ना अगर मेरा लिविंग ग्रुप, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप आप प्लेस कर रहे हो, इफ दिस लिविंग ग्रुप इज ब्रोमीन, अगर ये लिविंग ग्रुप ब्रोमीन हो जाता है तो जो परसेंटेज मिलते हैं प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग सेट-जेफ एंड हॉफमैन में विद दिस सबस्ट्रेट, दिस इज 81% सेट-जेफ, 81% सेट-जेफ एंड 19% हॉफमैन। अगर आप E2 मैकेनिज्म कराते हो ये लिविंग ग्रुप की जगह पे ब्रोमीन रखने के बाद, तो 81% सेट-जेफ मिल जाता है एंड हॉफमैन कितना मिल जाता है, 19%। नाउ मैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने क्लोरीन लिया हुआ है तो क्लोरीन में 67%, इट इज क्लोरीन के केस में 67% आपको सेट-जेफ मिलेगा एंड 33% हॉफमैन मिलेगा। अब देखो, अब क्लोरीन से ब्रोमीन से जैसे मैं क्लोरीन की तरफ बढ़ रहा हूं तो सेट-जेफ अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हॉफमैन अमाउंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन है कि अगर आप Br माइनस एंड Cl माइनस का बेस कैरेक्टर कंपेयर करोगे ना, इफ यू आर कंपेयरिंग द बेस कैरेक्टर, मैंने पहले भी आपको कंपेयर करके दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Cl माइनस का बेस कैरेक्टर Br माइनस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने एक चीज बोला हुआ है कि द स्पीसीज विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसका लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्लोरीन Cl इज पुअर लिविंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। तो क्लोरीन अगर ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में पुअर लिविंग ग्रुप है बिकॉज Cl माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो डेफिनेटली अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी घटिया होता जा रहा है तो हॉफमैन अमाउंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यही आपको समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं क्लोरीन के जगह पे फ्लोरीन अटैच कर देता लिविंग ग्रुप के जगह में, तो जो हमें एक्चुअल डेटा मिलता है दैट इज 30% सेट-जेफ एंड 70% हॉफमैन। ना अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, ब्रोमीन के केस में सेट-जेफ वाला जो परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हॉफमैन। क्लोरीन के केस में भी सेट-जेफ वाला परसेंटेज ज्यादा है, हॉफमैन कम है। फ्लोरीन के केस में अगर मैं यहीं पे फ्लोरीन प्लेस कर दूं तो फ्लोरीन इज इवन स्ट्रॉन्गर बेस देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन के आने के बाद जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी वो और भी पुअर हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन के केस में अगर आप ऑब्जर्व करो तो हॉफमैन अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि दिस क्लोरीन एंड ब्रोमीन जहां पे आपका सेट-जेफ अमाउंट ज्यादा हो रहा था, These are good living group। ये क्या हो गए, हमारे गुड लिविंग ग्रुप हो गए, बिकॉज हमने कंक्लूजन भी यही करा था जब हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। बोला गया था गुड लिविंग ग्रुप के केस में जो सेट-जेफ अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। अगर आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप आ जाता है तो हॉफमैन अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड फ्लोरीन के केस में आप देख सकते हो प्रैक्टिकल डेटा भी हमें यही मिल रहा है, जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा इसका वो 70% मिलेगा एंड जो सेट-जेफ प्रोडक्ट होगा वो 30% मिलेगा। नाउ एक दो ग्रुप और ऐड करने हैं यहाँ पे। अगर मैं Nr3 प्लस लिख दूं, Nr3 पॉजिटिव ऑन नाइट्रोजन, अगर आप Nr3 को एज अ लिविंग ग्रुप बाहर रिमूव करते तो ये कैसा दिखता, Nr3 किसी कार्बन से अटैच्ड है, Nr3 राइट, 3 अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड विद द नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और एज अ लिविंग ग्रुप अगर ये बाहर निकलता तो क्या दिखता, Nr3 केवल दिखता और नाइट्रोजन के पास क्या होता, लोन पेयर होता। सो दिस स्पीसीज इज एक्चुअली 3 डिग्री अमाइन। ये क्या मिल गया, जो लिविंग ग्रुप है वो आपका क्या है, 3 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइन का बेस कैरेक्टर इज वेरी हाई, इसका भी बेस कैरेक्टर क्या है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे अगर इसका बेस कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है मींस दिस इज गोइंग टू बी पुअर लिविंग ग्रुप।
और जो एक्चुअल डेटा हमें मिलता है NR3+ के केस में, दैट इज ओनली 5% ZF एंड रेस्ट 95% अमाउंट इज ऑफ हॉफमैन। केवल 5% ZF मिलता है, 95% हॉफमैन अमाउंट मिलता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि NR3+ कितना पुअर लिविंग ग्रुप है, और यू कैन से NR3 कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। एक और लिख लेते हैं, दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर ओलंपियाड एग्जाम इफ यू आर अपेयरिंग फॉर SR2+। SR2+, इसके केस में अगर डेटा एनालिसिस करा जाए तो जो वैल्यूज मिलती हैं, दैट इज 26% ZF एंड 74% हॉफमैन। तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो डेटा दे रहा हूं, पहले तो ये डेटा रट्टा नहीं मारना है, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। ये देख करके आपको आइडिया लगना चाहिए कि ब्रोमीन, क्लोरीन ये तो हमारे गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें ZF अमाउंट ज्यादा है। फ्लोरीन, NR3+, SR2+, इन सभी में हॉफमैन अमाउंट ज्यादा है, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएंगे, पुअर लिविंग ग्रुप। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन से लिविंग ग्रुप आपके पुअर होने वाले हैं या फिर कौन से लिविंग ग्रुप अच्छे होने वाले हैं। जो लिविंग ग्रुप पुअर होंगे, डेफिनेटली उनके केस में क्या होगा? हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और जो लिविंग ग्रुप बेटर होगा उसके केस में ZF एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो ये चीजें ये अभी यूज होने वाला है प्रॉब्लम्स में, और इस पे बेस्ड बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक भी होता है, एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन भी आता है लोगों के दिमाग में। थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए तो लोग धोखा भी खाते हैं। कैसे? अब यहाँ तक जानने के बाद अगर हम लोग ऑनेस्टली इसको सीख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें आ जाती है कि अगर हमारा लिविंग ग्रुप अच्छा है, बेटर लिविंग ग्रुप है, लाइक ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, अगर ये लिविंग ग्रुप है तो इनके केस में क्या होगा? अगर मैं E2 मैकेनिज्म करा रहा हूं और ये लिविंग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमेशा हम लोग क्या बनाने का कोशिश करेंगे? ZF मेजर प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करेंगे। बट थोड़ा दिमाग ओपन रखना वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वहां पे धोखा भी हो सकता है। पुअर लिविंग ग्रुप के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुअर लिविंग ग्रुप कहीं भी दिखाई दे, अगर आपको E2 मैकेनिज्म कराना है तो आप हॉफमैन एल्कीन ही मेजर लिख लेना। बट अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो डेफिनेटली जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर जरूर से केयरफुली ऑब्जर्व कर लेना। जैसे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें देखना कैसे धोखा होता है आपके साथ। लेट्स राइट अ क्वेश्चन एंड देन डिसाइड करते हैं कि ZF एल्कीन मेजर होगा या फिर हॉफमैन एल्कीन मेजर होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहेगा, विच एल्कीन विल बी, और यू दे कैन आस्क व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, एंड ऑप्शन में दिया रहेगा ZF एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन, बोथ आर इक्वली प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिसाइडेड, ऐसा करके 2-4 ऑप्शन बना देंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, then CH chlorine, then CH, CH3 and CH3, right? आई होप यही क्वेश्चन है आपके सामने। यस, यही क्वेश्चन है, और इसका रिएक्शन हमने कराना है किसके साथ? अल्कोहलिक केवेज के साथ, अल्कोहलिक केवेज के साथ। और हमारा डिस्कशन हुआ है अल्कोहलिक केवेज को लेकर के, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अल्कोहलिक केवेज हैव टेंडेंसी टू डू E2 मैकेनिज्म। एक्वस केवेज होता तो वो सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश करता, बट अगर अल्कोहलिक केवेज लिखा हुआ है तो वो एलिमिनेशन कराने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड जो अल्काइल हैलाइड है वो 2 डिग्री है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एलिमिनेशन कराना है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रेफर E2 मैकेनिज्म। इवन प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इवन में वीक बेस की जरूरत होती है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि ये रिएक्शन में E2 मैकेनिज्म कराना है, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। अगेन वी आर हैविंग 2 बीटा कार्बन, बीटा 1 एंड बीटा 2। मेरे पास 2 बीटा कार्बन है।
अगर मैं बीटा वन से बीटा वन से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं एंड अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता हूं, तो देयर विल बी अ पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा वन। तो जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा बच्चा वो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, देन CH, CH3, CH3। और प्रोडक्ट बनाने के दौरान आपने यही डबल बॉन्ड जनरेट करा हुआ है, आपने जो जनरेट करा हुआ है डबल बॉन्ड यही है ना। अगर मैं बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा होता, अगर मैं बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करूं और अल्फा कार्बन से क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करूं, तो जो प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन CH डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। आपने इस बार डबल बॉन्ड दूसरे साइड में जनरेट कर लिया ना। आपने जो डबल बॉन्ड जनरेट करा उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन काउंट करोगे। जो डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है उसके बारे में बात नहीं करना है, वो तो सबस्ट्रेट में पहले से प्रेजेंट है। जो आपने डबल बॉन्ड जनरेट करा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में अगर आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन काउंट करना चाहते हो, तो हियर इन फर्स्ट केस वी आर हैविंग ओनली वन sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन, जहां से हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। सो फर्स्ट वाले में वी आर हैविंग ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन। नाउ इन सेकंड वन में अगर आप देखोगे तो 3 and 2 टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। देयर इज 8 अल्फा हाइड्रोजन, राइट? वहां पे टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट वन जो हो रहा है हमारा, ये क्या है, हॉफमैन एल्कीन है। दिस इज व्हाट हॉफमैन प्रोडक्ट, राइट? एंड सेकेंड वन जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा थे, ये हमारा क्या है, सेटजेफ एल्कीन है। दिस इज व्हाट सेटजेफ एल्कीन। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन में विच एल्कीन इज गोइंग टू बी मेजर, हॉफमैन और सेटजेफ। तो जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, लिविंग ग्रुप देखते हैं। लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो हम बिना प्रोडक्ट लिखे डायरेक्टली मार देते हैं कि सेटजेफ एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन बच्चे थोड़ा रुको, ऐसा ब्लाइंडली काम मत करना, क्योंकि ये धोखा आपसे कराया जा सकता है। स्पेशली ये क्वेश्चन में हॉफमैन एल्कीन इज गोइंग टू बी मेजर, हॉफमैन वाला मेजर हो जाएगा और सेटजेफ वाला माइनर हो रहा है। इवन दो कि यहाँ पे क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप है, उसके बाद भी हॉफमैन एल्कीन मेजर हो रहा है। एंड उसका रीजन ये है कि आप जो अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो बच्चे, आप जो अल्फा आप सेटजेफ क्यों बनाना चाहते थे? आप सेटजेफ इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा था और 8 अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा आता। या फिर और थोड़ा अपने आप को रिफाइन करें और डेप्थ में जाकर के सोचे, तो हमने जब सेटजेफ एंड हॉफमैन का एग्जैक्ट प्रोसेस देखा था, तो वहां पे हमने देखा था सेटजेफ मेजर तभी बनेगा जब भी कार्बन स्केलेटन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाईज करने के लिए हमने अल्काइल ग्रुप्स जोड़े थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गए थे, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने सेटजेफ बोला था। इफ यू रिमेंबर माय स्टेटमेंट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर में मैंने जो चीजें बताई थी, मैं वहीं से चीजें पिक कर रहा हूँ। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप रट्टा मार लो और काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने स्टेटमेंट में बोलता हूँ, जितने मैकेनिज्म लिख करके देता हूँ, उसका थोड़ा एनालिसिस चलता रहना चाहिए दिमाग में, तो आप कर पाओगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि सेटजेफ जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें बोले थे कि कार्बन का जो पेरेंट चेन होगा उस स्केलेटन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, स्टेबल होगा, और जो प्रोडक्ट बनता था उसको सेटजेफ बोलते थे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर कि अगर आप यहाँ पे कार्बन स्केलेटन पे पॉजिटिव चार्ज ले आते हो, है ना, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, जिससे रेजोनेंस हो सकता था। और एंड में आप देखो भी तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो एल्कीन जनरेट कर रहे हो, वो एल्कीन का पहले से प्रेजेंट डबल बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। ये स्टेबल हो गया, दैट्स व्हाई ये मेजर हो रहा है। यहाँ पे
पहले से जो प्रेजेंट पाई बॉन्ड है उसके साथ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे हॉफमैन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये मेजर हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भले ही ज्यादा है, इस एल्कीन के लिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, बट अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज व्हाई फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एंड यही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। मैं आपको फिर से कंक्लूजन बता दूं कि ये जो भी चल रहा है जहां पे आप धोखा खा सकते हो, ये केवल गुड लिविंग ग्रुप के केस में धोखा खा सकते हो। जहां पे पुअर लिविंग ग्रुप है वहां पे आप ब्लाइंडली हॉफमैन प्रोडक्ट लिखो, वहां पे आप ब्लाइंडली हॉफमैन प्रोडक्ट लिखो, हमेशा आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो आप पहले प्रोडक्ट लिखोगे एंड देन चेक करोगे कि कौन से केस में ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिल रहा है। दैट मोर स्टेबल एल्कीन मे बी ऑफ हॉफमैन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड ऑलरेडी देयर इन सबस्ट्रेट। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये धोखा मेंस लेवल में कराए जाने का चांस बहुत कम है, नीट लेवल में कराया जाने का चांस कम है, बट ये एडवांस में और एम्स के एग्जाम में बिल्कुल कराया जा सकता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड सेकंड क्वेश्चन का भी लैंग्वेज सेम रहेगा, उसमें भी आपको E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन कराना है और बताना है कि विच एल्कीन इज गोइंग टू बी मेजर, सेटजेफ और हॉफमैन। और जो आपका क्वेश्चन है, लेट मी राइट दैट क्वेश्चन, इट इज pH is benzene, I hope you know that, and यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ा हुआ है, it is CH CH3 and CH3, और इसका भी रिएक्शन हमने करा दिया अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH करा रहे हो तो डेफिनेटली E2 मैकेनिज्म होगा, और E2 में ही सेटजेफ एंड हॉफमैन की हम लोग बात करते हैं। ब्रोमीन जहां तक मुझे दिख रहा था, ब्रोमीन इज द लिविंग ग्रुप, एंड ब्रोमीन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो डायरेक्टली सेटजेफ को मेजर बोलना करेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1 बोल रहा हूँ, इसको बीटा 2 बोल रहा हूँ। अगेन मैं बीटा 1 से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं और अल्फा से लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करूं तो एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा PH CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड CH3, ये प्रोडक्ट मिलेगा जब भी आप बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव करोगे। नाउ द सेकंड प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, अगर आप बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज PH CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 and CH3, and if you count the number of alpha hydrogen for this alkene that you have generated during the mechanism, in first product it is having only one alpha hydrogen, while in second product it is total 8 alpha hydrogens, right? The alkene which is having more number of alpha hydrogen is known as what? Setzef alkene. ये हमारा क्या है? Setzef alkene है, and the first one is what? Hofmann alkene, just because it is having lesser number of alpha hydrogen. Now if it is asked which product is going to be major, Hofmann or Setzef, again in this case also Hofmann is major. The reason is the double bond you have generated is in conjugation with benzene. यहाँ पे जो आपने डबल बॉन्ड जनरेट करा हुआ है उसका बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, और ये एक्चुअली था क्या, हॉफमैन था। और जो सेकंड प्रोडक्ट बना हुआ है डेफिनेटली इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, बट अल्फा हाइड्रोजन इज व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट किसको करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन को, एंड फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, नॉट द हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज व्हाई सेकंड वन इज गोइंग टू बी माइनर प्रोडक्ट। इन चीजों का आप ख्याल रखने वाले हो, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे वाले एग्जाम्पल थे जहाँ पे आपसे धोखा कराया जा सकता है। अगर आप ब्लाइंडली यूज करते हो स्टेटमेंट की गुड लिविंग ग्रुप है तो मैं सेटजेफ ही लिख दूंगा, प्रोडक्ट लिख करके चेक भी नहीं करूंगा। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ एक दो क्वेश्चन मैं अभी दूंगा जिसमें पुअर लिविंग ग्रुप है एंड देन E2 मैकेनिज्म कराना है। तो मैं अभी आपको समझा रहा था कि अगर पुअर लिविंग ग्रुप है और E2 मैकेनिज्म कराना है
तो आप ब्लाइंडली हॉफमैन प्रोडक्ट लिख सकते हो, एंड इन दैट केस हॉफमैन ही मेजर रहेगा। तो ये अभी जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बस उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि लिविंग ग्रुप हमारा पुअर रहेगा। अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो हमें हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ ऐसा है, राइट द मेजर प्रोडक्ट, राइट द मेजर प्रोडक्ट, आपको केवल मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है फर्स्ट वन, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया जा रहा है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं विद द कार्बन्स। नाइट्रोजन कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एंड यहाँ पे अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं अल्कोहलिक केवेज के साथ, तो अगेन अल्कोहलिक केवेज के साथ E2 मैकेनिज्म होगा, एंड जैसे ही E2 मैकेनिज्म डिसाइड होगा हम लोग फोकस करना शुरू कर देंगे कि सेटजेफ लिखना है या हॉफमैन लिखना है। खैर अभी तो यहाँ पे E2 हो रहा है, तो अब तो सोचेंगे हम लोग सेटजेफ होगा या हॉफमैन होगा, लेकिन कई लोग ऐसे जो सबस्ट्रेट दिए जाते हैं ये सबस्ट्रेट को लेकर के धोखे में आ जाते हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड कुछ एक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। कुछ देर पहले जब मैं टेबल बना रहा था तो वहां पे एक लिविंग ग्रुप मैं लिखा था Nr3+, ये लिविंग ग्रुप लिखा था, और इसके केस में जो सेटजेफ अमाउंट था वो 5% था। रेस्ट 95% इसमें क्या बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो पहले तो आप इसको समझो कि ये क्या लिखा हुआ है। ये जो वैलेंसी शो करी जाती है किससे अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद द नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। एल्काइल ग्रुप में कौन होगा बच्चे, एल्काइल ग्रुप में भी कौन है, यहाँ भी कार्बन है, और नाइट्रोजन भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली जहां पे नाइट्रोजन 4 कार्बन से अटैच्ड है इसको हम लोग एक तो स्पेशल नाम देते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, राइट। इसको हम लोग नाम देते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इसमें नाइट्रोजन और कोई भी 3 कार्बन लिविंग ग्रुप हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि R वाला, मतलब अब जैसे यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ तो बताया नहीं कौन सा R है और कौन सा पेरेंट चेन का कार्बन है। तो नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन वाले बॉन्ड एक साइड ब्रेक होगा और नाइट्रोजन और किसी एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, बिकॉज अगर आप इसे लिविंग ग्रुप बोल रहे हो, अगर आप Nr3 को लिविंग ग्रुप बोल रहे हो तो यहाँ बीच से ही ब्रेक करने वाले हो, नाइट्रोजन और किसी एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने वाले हो। इसे बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो कई बार लोग धोखा कर जाते हैं कि पता नहीं कैसे लिख दिए, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप प्रोडक्ट लिखोगे लिविंग ग्रुप को बाहर करोगे तो बाहर करने के दौरान 1 नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड हमको ब्रेक करना रहेगा। अब देखो इसमें प्रोडक्ट कैसे लिखना है, जो सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है उसमें प्रोडक्ट आपको कैसे लिखना है। E2 मैकेनिज्म करा रहे हैं, और E2 मैकेनिज्म में अभी मैं 3-4 बार बोल चुका हूं कि एलिमिनेशन कराने के दौरान आपको क्या करना होता है, अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, फिर लास्ट में क्या करना है, अल्फा और बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड जनरेट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करूं तो नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो हमारे क्या है, अल्फा कार्बन है। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन मिलेंगे बच्चे, यहाँ पे देयर विल बी टोटल 4 अल्फा कार्बन, 4 अल्फा कार्बन मिलेंगे। 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, सो देयर इज 4 अल्फा कार्बन। और कितने बीटा कार्बन है, तो अल्फा के बाद जो नेक्स्ट कार्बन मिलेगा वो बीटा कार्बन होगा, इसे मैं बीटा 1 बोल देता हूँ, इसे बीटा 2 बोल देता हूँ। हालांकि अगर मैं इसे अल्फा 1 अल्फा 2 बोलूँ तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, सिमेट्रिकल है, बीटा 1 बीटा 2 क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे कंप्लीट सिमेट्री चल रही, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है, आसान लेना है। तो अब जब यहाँ पे एलिमिनेशन कराना है, E2 मैकेनिज्म कराना है, तो आपको करना क्या है। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट सिमेट्री है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं उठाने वाला हूँ, जहाँ पे ये कंप्लीट सिमेट्री नहीं रहेगी, फिर उधर दिमाग लगाएंगे हम लोग। बट यहाँ पे ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, बिकॉज अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2, ये कंप्लीट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट लिखने के दौरान आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लिखने के दौरान कार्बन जो अल्फा कार्बन है और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। अब
लेफ्ट साइड में भी सेलेक्ट कर सकते थे, मैंने राइट साइड में सेलेक्ट करा है, आप लेफ्ट साइड में भी कर सकते थे। अगर आप लेफ्ट साइड के अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो उसी अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से आपको क्या करना होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, और एंड में क्या करना होता है, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड जनरेट करना होता है। ये जो नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे उसमें एक्चुअली क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, दैट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा। तो अगर ये आप बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन की तरफ मूव कराते हो तो नाइट्रोजन ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, दैट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज विल गेट न्यूट्रलाइज, और ये अल्फा कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप यहां से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन की तरफ मूव करेगा, और जो बीटा कार्बन होगा उस पे नेगेटिव चार्ज, अल्फा कार्बन होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, दैट नेगेटिव पॉजिटिव विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूं, देखो अल्फा और बीटा में हमने डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया, ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया, रेस्ट स्ट्रक्चर के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यहाँ नाइट्रोजन था, हमें पता है कि जब अल्फा 2 और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करा होगा तो नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव आएगा और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे न्यूट्रल नाइट्रोजन लिख दिया, और 2 CH3 भी अटैच थे नाइट्रोजन के साथ, वो भी हमने लिख लिया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक ऐसा लिविंग ग्रुप है जो सबस्ट्रेट को छोड़ करके कंप्लीटली बाहर नहीं निकला, वो अभी भी एक साइड से अटैच्ड है, ठीक है। तो इस चीज का आप ख्याल रखने वाले हो, ठीक है, इसका आप ख्याल रखने वाले ना। एक और चीज आपको बताऊं मैं, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, एंड द स्टेटमेंट वाज अमोनिया 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइंस। अमोनिया एंड अमाइंस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। तो अमोनिया और अमाइंस अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं और इनका रिएक्शन कभी अगर आप एल्काइल हैलाइड से करा रहे हो तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, एंड फिर ये जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है जो अभी रिएक्शन कराने वाला हूं, उन दोनों को मिक्स करके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक रिएक्शन अभी दे रहा हूं, एज अ नेम्ड रिएक्शन, यू कैन रिमेंबर दिस। रिएक्शन क्या है, एग्जॉस्टिव alkylation, राइट। अगर एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन कराना है तो लेट अस से मेरे पास अमोनिया है, राइट, और अमोनिया का रिएक्शन मैंने करा दिया किसी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ। और सबसे बेहतर एग्जांपल होता है आप ना मिथाइल हैलाइड ले आओ, फ्लोरीन मत लेना बिकॉज फ्लोरीन इज पुअर लिविंग ग्रुप। इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन यू कैन टेक आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से मैंने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे मैकेनिज्म डिसाइड करना है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इट कैन बिहेव एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, बट ये ऐसा सबस्ट्रेट है जिसमें एलिमिनेशन नहीं हो सकता। ये हमेशा और हमेशा सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा, और अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन, क्यों सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा, बिकॉज 1 कार्बन में एलिमिनेशन कैसे कराओगे यार। तो ये सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, केवल सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि या तो SN1 करा लो या तो SN2 करा लो। फिर पूछा अच्छा SN1 हो सकता है क्या मिथाइल हैलाइड के साथ, नहीं, मिथाइल हैलाइड में SN1 भी नहीं करा सकते। सो वी आर हैविंग ओनली वन पॉसिबिलिटी कि मिथाइल हैलाइड के साथ हम लोग क्या करा सकते हैं, SN2 करा सकते हैं। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करके SN2 करा सकता है। तो हम ओवरऑल यहाँ पे SN2 रिएक्शन कराने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा समझना। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन को अटैक करेगा एंड साइमल्टेनियसली कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो जब भी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करा होगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज,
और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे कि ये चलो बॉन्ड ब्रेक कर गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया। तो बॉन्डिंग को समझने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था, वो लोन पेयर को आपने कोऑर्डिनेट कर गया, ब्रोमीन बाहर निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये बस मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्टली आगे लिखने वाला। नाउ वी नो वन थिंग कि कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। नाइट्रोजन इज बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लो। एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव ले आओगे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव ले आओगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो कार्बन तो न्यूट्रल हो गया। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नाइट्रोजन डोनर पे क्या लिखना होता है हमें, डोनर पे पॉजिटिव लिखना होता है, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, नाउ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा और फाइनली यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा। इधर से H+ रिलीज हुआ, इधर से Br- रिलीज हुआ, HBr बन रहा होगा, उसका टेंशन नहीं हमको। तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं H+ हटा दूं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3NH2, राइट। तो यही यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें, CH3NH2 मिल जाएगा। अमोनिया से मुझे क्या मिल गया, 1 डिग्री अमाइन मिल गया, राइट। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमने क्या सीखना है, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। मतलब आपको ये अल्काइलेशन, आपने करा क्या, नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अल्काइलेशन। बट नॉर्मल अल्काइलेशन नहीं कराना है आपको कराना है एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। मतलब आप तब तक अल्काइलेशन कराते जाओ जब तक अल्काइलेशन का पॉसिबिलिटी है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें एक और मोल अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा देता तो नाइट्रोजन अगेन एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अटैक करेगा, ब्रोमीन लीव करेगा, फिर से नाइट्रोजन से H+ बाहर गया होगा। तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्टली अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो डाइमिथाइल अमाइन विल बी द प्रोडक्ट हियर। यहाँ पे डाइमिथाइल अमाइन बन जाएगा। डाइमिथाइल अमाइन में नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर आ जाएगा, इट कैन अगेन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो आप फिर से मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराओ, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, फिर से H+ रिलीज होगा और इस बारी नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे। अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इट इज योर 3 डिग्री अमाइन एंड इट कैन आल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो आप फिर से मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, फिर से मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराओ, नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक करेगा, ब्रोमीन लीव करेगा एंड अब जो स्पीसी मिलेगा उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होगा। नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को हम लोग कुछ देर पहले नाम दे रहे थे क्या, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन जहां 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, दैट इज नोन एज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो अगर आप एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन करा रहे हो तो एंड प्रोडक्ट जो आपको मिलता है दैट इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन एंड हॉफमैन एलिमिनेशन, इनको मैं मिक्स करने वाला हूं, ठीक है, इनको मैं मिक्स करने वाला हूं और थोड़ा सा मजा आएगा, देखा जाए, थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन करा जाए, दिमाग लगाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक अमाइन पहले से दे रखा है, इट इज 3 डिग्री अमाइन, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और इधर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है। इसका पहले रिएक्शन कराना है हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ। रिएक्शन कराने के बाद लेट अस से प्रोडक्ट ए फॉर्म होता है। व्हाटएवर प्रोडक्ट ए यू आर गेटिंग, उसके बाद इसका रिएक्शन आपको कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ। लेट अस से बी फॉर्म हुआ एंड बी जो भी मिला उसमें फिर से आप मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, देन यू आर गोइंग टू गेट सी जो भी मिलेगा उसमें फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट डी।
क्वेश्चन में यही बोला जाएगा, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। यहाँ पे एल्काइलेशन भी हो रहा है, हॉफमैन एलिमिनेशन भी हो रहा है, सब ऑल्टरनेटिवली यूज करे जा रहे हैं। तो देखो बच्चे करना कैसे है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है इट इज एक्चुअली 3 डिग्री एमाइन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये मिथाइल ग्रुप को अटैक करेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा, मैकेनिज्म SN2 हो जाएगा, राइट। सिंस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो H+ तो रिलीज नहीं होने वाला, तो जो A बनने वाला है वो एक्चुअली क्या बनने वाला है, वो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनने वाला है। एक CH3 पहले से था नाइट्रोजन के पास, एक और CH3 अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रिंग पे भी एक CH3 था। A इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ना। अब इसमें अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो अब आपको हॉफमैन एलिमिनेशन लिखना पड़ेगा। हॉफमैन एलिमिनेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, फिर से बता देता हूं आपको। अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड ले आना है, ठीक है। ये चीजें आप दिमाग में रखते रहना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अल्फा कार्बन काउंट करूं तो इट इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। डेफिनेटली अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, लेकिन अल्फा 3 अल्फा 4 इज वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली मैं अगर बीटा भी मार्क कर लूं तो अल्फा 3 के ऊपर लेट अस से इट इज बीटा 1 एंड अल्फा 4 के ऊपर इट इज बीटा 2, ठीक है। मैकेनिज्म E2 होने वाला है। A to B जब आप जाओगे तो मैकेनिज्म क्या कराओगे, E2 कराओगे और प्रोडक्ट क्या लिखने वाले हो, हॉफमैन लिखने वाले हो। बस यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाना। पिछली बार जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें दोनों ही साइड, नाइट्रोजन के दोनों साइड जो अल्फा बीटा दिख रहे थे वो क्या था, सिमेट्रिकल था। बट इस बार ही जो नाइट्रोजन के दोनों साइड दिख रहे हैं अल्फा बीटा वो सिमेट्रिकल नहीं है। एक साइड में CH3 अटैच्ड है और एक साइड में CH3 अटैच नहीं है। तो आप अपने दिमाग में करो, या फिर बिगिनर्स के लिए सजेस्टेड ये है कि आप पहले दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट लिख लो, ठीक है, एंड देन उसमें से डिसाइड करो कि कौन हॉफमैन है। सिंस यहाँ पे लिविंग ग्रुप पुअर है तो हॉफमैन ही आपका मेजर बनने वाला है। तो देखो हो सकता है कोई ऐसा बोले कि सर मैं अल्फा 3 और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूं और बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव करना चाहता हूं। अगर ये आप करोगे तो अल्फा 3 और बीटा 1 में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चे वो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको। इधर CH3 तो रह गई एंड देन नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 रहे। ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा होगा अगर आपने बीटा 1 से हाइड्रोजन हटाया और अल्फा 3 और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करा। अल्फा 3 नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा और डेफिनेटली जो बीटा 1 का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो जाएगा टू फॉर्म द पाई बॉन्ड ना। अगर आप अल्फा 4 और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हो एंड बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो एल्कीन मिलेगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं एंड देन वी विल डिसाइड कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं पूरा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने के बाद नहीं लिखूंगा, एक दो बार एक्सप्लेन करूंगा, बाकी बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो दीज आर द टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स दैट वी कैन गेट। अब जो सेकंड वाला प्रोडक्ट लिखा है इसमें अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे CH3 अटैच था और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे। तो सेकंड वाले प्रोडक्ट में देयर इज टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन, बट फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट था उसके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंस लिविंग ग्रुप पुअर है तो हॉफमैन ही मेजर होगा। तो जो बी वाला प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट हमने ड्रॉ करा हुआ है। तो लेट अस राइट द बी। बी अगर मैं लिखूं तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, let me write that it is CH3 and one more CH3. This is what is B. ये हमारा B हो जाएगा। Now अब जो C बनाना है, देखो B से C जाने में फिर से एल्काइलेशन कर रहे हैं और फिर से एल्काइलेशन इसलिए हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फिर से रीजेनरेट हो चुका है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल मिथाइल ग्रुप को अटैक करेगा, आयोडीन लीव करेगा।
तो जो सी वाला प्रोडक्ट मिलेगा, सी वाला प्रोडक्ट में फिर से आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलने वाला है। तो लेट मी राइट दैट अगेन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एक और CH3 नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा सी वाला प्रोडक्ट हो जाएगा ना। सी से डी जब आप जाओगे तो फिर से E2 मैकेनिज्म करा रहे हैं, एंड इस बारी आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप देखो नाइट्रोजन से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा 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 1 2 3, अल्फा 1 2 3 तो सेम है, अल्फा 4। अब बीटा आपके पास केवल एक ही कार्बन है, आपके पास केवल एक ही बीटा कार्बन है, तो सिंपली आप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ और रिस्पेक्टिव अल्फा और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दो। ये अल्फा बीटा में क्या कर दो, डबल बॉन्ड जनरेट कर दो। दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो डी दिखाई देगा बच्चे, डी वाला जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो मैं यहां बना देता हूं, दिस इज डी, ये हमारा डी बन जाएगा। और फाइनली जो लिविंग ग्रुप होगा दैट इज NCH3, NCH3 थ्राइस, ये हमारा डी है और ये हमारा फाइनली लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप ये वाला प्रोसेस क्लियर है। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिख जाए बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली जितने पॉसिबल बीटाज हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में सारे प्रोडक्ट लिखो और उसमें देखो कि कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है। जो हॉफमैन होगा वही आपका मेजर होगा। जो सेटजेफ है जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो मेजर नहीं हो सकता, बिकॉज N आर द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑलवेज अ पुअर लिविंग ग्रुप। 95% हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है यार, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना होता है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिवली इजी कर लूंगा थोड़ा, इसमें दिमाग ज्यादा लग गया हम लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आसान है, आप सोच सकते हो, फटाफट आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन अभी भी वही है, आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया जा रहा है एंड हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। ऑफ कोर्स it is going to be Hoffman elimination. Now this time I am going to write the product directly. मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दूंगा इस बारी, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर ले। अगर ये सब्स्ट्रेट दिया जा रहा है एंड देन प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, मैं वो साइड में दिमाग लगाना शुरू करूंगा जहां पे बीटा कार्बन है। तो ये मेरा अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा 1 एंड बीटा 2। इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा 2 देन देयर विल बी 6 अल्फा हाइड्रोजन, एंड इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा 1 देयर विल बी 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब जब आप बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, चलो आपको लिख के दिखाई देता हूं। बीटा 1 से जब आप हाइड्रोजन हटाओगे, अल्फा और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ब्यूट 1 इन, दैट विल बी ब्यूट 1 इन। एंड कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर आप बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज ब्यूट 2 इन, एंड ब्यूट 2 इन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इट इज गोइंग टू हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो साइडचेफ हो जाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला हॉफमैन हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा मेजर हो जाएगा, राइट। मेजर प्रोडक्ट लिखा जाए तो हम लोग हॉफमैन ही बोलेंगे। ना एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वन फॉर द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लास्ट वन इज, एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूंगा मैं इसी सबस्ट्रेट में। यहाँ पे अगर मैं CH2 CH3 लिख देता हूँ, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये केस में देखो यहाँ पे अल्फा तो है ही, ये भी अल्फा काउंट कर लेता हूँ, अल्फा 1 2 लिख देता हूँ, बिकॉज इधर अल्फा लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उधर बीटा कार्बन है ही नहीं ना। अगर मैं बीटा काउंट करूँ तो यहाँ पे मुझे बीटा 1 दिख रहा है, इधर बीटा 2 दिख रहा है और इधर बीटा 3 दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगा तो आई कैन राइट 3 प्रोडक्ट्स, मैं 3 प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। एक बार जब आप बीटा 2 से हटाओगे, एक बार बीटा 3 से हटाओगे, तो बीटा 2 से हटाओगे तो ब्यूट 1 इन मिलेगा, और ब्यूट 1 इन में 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप बीटा 3 से हाइड्रोजन हटाओगे और अल्फा नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ब्यूट 2 इन मिलेगा, ब्यूट 2 इन में 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन अगर आप बीटा 1 से हाइड्रोजन हटाते हो और कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देते हो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी इथीन,
और इथीन का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसी के पास मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 0। सो यही हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज कि कहीं पे भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिखाई दे, आपके जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो राइट ऑल प्रोडक्ट्स एंड देन डिसाइड कि किस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। जो जिस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज द एंड ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डिस्कशन। थोड़ा मैं और ऐड कर लेता हूँ एक दो चीजें। अभी देखो, अभी तक हमने जो बात करा कि हमारे पास लिविंग ग्रुप के नेचर के बेसिस पे हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट लिख रहे थे, बट हमारे पास एक दो बेस भी ऐसे हैं जिसके कारण हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। इवन के लिविंग ग्रुप बेहतर है, लिविंग ग्रुप बेहतर है। एंड जैसे मैं अभी पीछे बता रहा था कि कई बार लिविंग ग्रुप अच्छा होने के बाद भी हॉफमैन मेजर हो जाता है, और वो तब हो पाता है जब भी सबस्ट्रेट में ऑलरेडी कोई डबल बॉन्ड हो और कोई कॉन्जुगेशन का पॉइंट हो, तो हॉफमैन मेजर हो जाता है। वो वाले केसेस छोड़ करके भी ऐसे सीन बनते हैं जहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा है, सबस्ट्रेट में पहले से कोई कॉन्जुगेशन का पॉइंट नहीं है, फिर भी हॉफमैन मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं, हेडलाइन लिख लेंगे हम लोग, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन with Hofmann elimination with sterically hindered base, sterically hindered base, hindered base। Now, अब इसमें समझने की बात क्या है, इसमें जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है हमारे पास वो है टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। दिखता कैसा है, CH3 C CH3 CH3 and O-। दिस इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। रिप्रेजेंटेशन में कई बार ऐसा दिखाया जाएगा CH3 थ्राइस CO-, ऐसा दिखाया जाएगा रिप्रेजेंटेशन में, या फिर कई बार ऐसा लिखा जाएगा टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं भी लिखा जाए सब सेम ही चीजें हैं। अब बोला ये जाता है कि टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ ये अगर आप देखो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड दैट नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो डेफिनेटली इस स्पीसीज का बेस कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दिखेगा दैट कैन बिहेव एज आइदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास है और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो उसका बेस कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। तो डेफिनेटली ये जो टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड आपको दिख रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, इसका बेस कैरेक्टर डोमिनेट करने वाला है, ये बेस के जैसा ही बिहेव करेगा। एक चीज और बोल ही देता हूं मैं, आप इसको अलग से स्टार मार्क करके लिख भी लेना, आपके एग्जाम में सीधा सीधा यूज हो जाएगा अगर कभी इसको पूछा गया तो। टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड इज नेवर गोइंग टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। उसका रीजन भी है, मैं रीजन आपको समझाता हूं कैसे। देखो, पहले ये समझते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा क्यों बिहेव नहीं कर सकता, फिर ये समझते हैं कि ये बेस हमेशा और हमेशा हॉफमैन एलिमिनेशन क्यों कराता है। लिविंग ग्रुप बेहतर हो, गुड हो, पुअर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा और हमेशा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। लेट अस सी व्हाई। पहले तो आप इसको देखो, यहाँ पे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर थोड़ी सी दिमाग लगाया जाए हम लोग और इसके हाथ पैर फैला के दिखाया जाए जो CH3 है, ठीक है। इधर मैं डॉटेड पे एक CH3 बना लेता हूँ एंड देन शेडेड पे एक CH3 बना लेता हूँ। द शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज टेट्राहेड्रल। तो अगर आप देखो यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। ये जो साइज है इसका, दिस इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज है। और अगर कोई सबस्ट्रेट आपको दिखाई दे जहाँ पे लेट अस से यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे अगर दिख रहा है सबस्ट्रेट, तो इधर भी कोई ना कोई ग्रुप्स अटैच्ड होंगे इधर,
लेटर से मैं CS3 ले रहा हूँ, मिनिमम साइज वाला ही ले रहा हूँ, इनका भी साइज क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है. नाउ इन दिस सिचुएशन कैन यू फील द सीन कि अगर ये ऑक्सीजन इस अल्फा कार्बन के पास अप्रोच करा तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा. ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा बल्कि है. ये जब भी अप्रोच करेगा, इधर भी बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है, देयर विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. एंड ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कुछ ऐसा आता है कि ये ऑक्सीजन एक्चुअली कार्बन के पास अप्रोच ही नहीं कर पाता, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव ही नहीं कर पाता. वैसे भी इसका क्या कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, बेस कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है. इसलिए बार बार बोल दिया जाता है कि ये स्पीसीज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. अब इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये बेस के जैसा ही काम करे. और अगर ये बेस के जैसा काम कर रहा है तो रिएक्शन क्या पॉसिबल है हमारे पास, E1 एंड E2. E1CB इज वेरी रेयर, E1CB की बात नहीं कर रहा मैं इधर. तो इसको लेकर के मैकेनिज्म क्या करा सकते हैं, E1 और E2. एंड डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो E1 तो वैसे भी नहीं हो सकता. मतलब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दिख गया, मैकेनिज्म फिक्स है, मैकेनिज्म E2 होगा. ठीक है. अब अगर E2 मैकेनिज्म होने वाला है तो E2 मैकेनिज्म में दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं, आइदर सर्जेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन. अब हम कौन सा प्रोडक्ट लेके, सर्जेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन कौन सा लिखा जाए, उसके लिए फिर से मैं आपको एक सबस्ट्रेट लिख रहा हूं और देखना इसके बारे में जरा सोचना. लेट अस से आई हैव CS3 देन CH, it is bromine here, then CH2 then CH3. ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन ये हमारा सबस्ट्रेट है और इसका रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ. अगर आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले रखे हो तो ध्यान रखना द साइज ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज वेरी लार्ज, राइट. और ये जो आपका सबस्ट्रेट है 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें 2 बीटा कार्बन है, β1 एंड β2. अगर ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस के जैसा काम कर रहा है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये β1 वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करे या फिर ये β2 वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करे. प्रीवियसली जब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझा रहा था, स्पेशली E2 मैकेनिज्म जब समझा रहा था, तो मैंने आपको स्ट्रेस देकर के बोला था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कभी भी स्टेरिक रिपल्शन की बात नहीं करेंगे. बट ये ऐसा रिएजेंट है जिसका साइज इटसेल्फ इज वेरी लार्ज, इसका अपना ही साइज बहुत लार्ज है. तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के केस में हमें स्टेरिक रिपल्शन कंसीडर करना पड़ता है, भले ही हमें हाइड्रोजन कैप्चर करना है. बट ये जो CH3 के आपको साइज दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस लार्ज साइज, ये ऑक्सीजन अगर मैं β2 के पास हाइड्रोजन कैप्चर करने जाऊंगा तो अब समझना इस बात को, अगर मैंने β2 के पास हाइड्रोजन कैप्चर करने की कोशिश करी तो इसके दोनों साइड में कार्बन एटम है एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा और इसको β2 के हाइड्रोजन के पास अप्रोच करने में तकलीफ होगी. बट अगर इसको बोला जाए जाओ β1 के हाइड्रोजन को कैप्चर करने जाओ तो एटलीस्ट इसका एक वन साइड क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है. वन साइड फ्री हो रहा है तो डेफिनेटली β1 का हाइड्रोजन कैप्चर करना टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के लिए इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू कैप्चर हाइड्रोजन फ्रॉम β2 कार्बन. एंड डेफिनेटली β2 कार्बन पे हाइड्रोजन कैप्चर करने के टाइम में स्टेरिक रिपल्शन क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा. सो दैट इज व्हाई एक्चुअली जब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एलिमिनेशन भी करा रहा होता है इसके लार्ज साइज के कारण, टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये हमेशा वही हाइड्रोजन कैप्चर करता है जिसके अराउंड स्टेरिक रिपल्शन कम हो. तो अगर ये उस हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा है जिसके अराउंड स्टेरिक रिपल्शन कम है, आप खुद सोचो अगर मैं β1 से हाइड्रोजन रिमूव करूं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्यूट1 इन. एंड ब्यूट1 इन में अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2. अगर यहां से मैं β2 से हाइड्रोजन कैप्चर करता तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता दैट इज ब्यूट2 इन, एंड ब्यूट2 इन में अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6. ब्यूट1 इन इज गोइंग टू बी हॉफमैन प्रोडक्ट एंड ब्यूट2 इन इज गोइंग टू बी सर्जेफ प्रोडक्ट. डेफिनेटली इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा जब ये β2 को हाइड्रोजन को कैप्चर करने जाएगा, तो जो सर्जेफ प्रोडक्ट है वो मिनिमम हो जाता है, उसको वो माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, एंड जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है. तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखोगे कि अगर आपके पास टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है तो ये हमेशा पहले तो ये हमेशा E2 कराएगा,
एंड इसमें हमेशा और हमेशा हॉफमैन इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, हमेशा और हमेशा हॉफमैन इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। भले ही आपका लिविंग ग्रुप गुड हो पुअर हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपको हॉफमैन ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जितना भी हमको जानना था, जितना भी बताना था, सब बता दिया आपको। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर लेफ्ट विद कंपैरिजन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। लास्ट की पॉइंट आपको बताने, एंड फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के मिक्सअप प्रॉब्लम एंड देन एरोमेटिक कंपाउंड के मैकेनिज्म, राइट। एलिफेटिक खत्म हो चुका है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास के लिए यही होल्ड करते हैं। बाय बाय।